गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम 6 फरवरी 2025 के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो एक हमें न्यूज़ देखने को मिली है रिगार्डिंग द डिपोर्टेशन ऑफ इंडियंस फ्रॉम यूएसए। दोस्तों, ये न्यूज़ कल भी आई थी, पर एक्चुअल में ना कल ऐसा बताया जा रहा था कि लगभग 200 भारतीयों को यहाँ पर डिपोर्ट किया गया है। पर जब ये जो मिलिट्री प्लेन है, ये जब अमृतसर लैंड किया, तब आइडिया लगा कि लगभग ये 200 नहीं, ये 100 के आसपास हमें लोग देखने को मिल रहे हैं जो यहाँ पर यूएसए के द्वारा डिपोर्ट किए गए हैं फॉर इलीगल एंट्री इन यूएसए। अब ये जो 100 लोग थे, इनमें सबसे ज़्यादा लोग देखने को मिले वो हैं गुजरात से एंड साथ ही साथ हरियाणा से। ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 33 लोग गुजरात से थे, 33 लोग के आसपास हरियाणा से थे। फिर उसके बाद आपको पंजाब से लगभग 30 लोग आपको देखने को मिल जाएंगे एंड साथ ही साथ 2 लोग उत्तर प्रदेश की तरफ से एंड 3 लोग यहाँ महाराष्ट्र स्टेट से देखने को मिल जाएंगे। यानी कि 5 स्टेट्स को बिलोंग करने वाले भारतीय यहाँ पर डिपोर्ट किए गए हैं बाय यूएसए फॉर इलीगल एंट्री इनटू देयर कंट्री। इसी तरह से दोस्तों कल दिल्ली में इलेक्शंस भी हुए, है ना? और एक चिंताजनक बात पता क्या थी? वो थी कि इस बार वोटर परसेंटेज और कम हो गया। दोस्तों, कल रात को ना डेटा दिया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा एंड उसमें बताया गया कि लगभग 60% के आसपास पोलिंग हुई है इन इलेक्शंस के अंदर। अब अगर आप इनको कंपेयर करोगे 2020 के इलेक्शन में, तो ये टर्नआउट लगभग 62.59% था, यानी कि लगभग 2% की गिरावट हुई है। एंड उससे पहले अगर हम 2015 के इलेक्शन से कंपैरिजन करें, तो लगभग ये साढ़े 67 था, 67.5% के आसपास था। तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं लोग वोट देने नहीं निकल रहे। शायद लोग, कुछ लोग हो सकता है छुट्टी मना रहे हो कि चलो छुट्टी मिल गई ऑफिस से, या और भी कुछ कारण हो सकते हैं, बट ये नंबर्स कम होना, दिस इज नॉट अ गुड ट्रेंड। बाकी दोस्तों, बात करें कल के इलेक्शंस की, तो ऐसा बताया जा रहा है ज्यादातर एग्जिट पोल्स के द्वारा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अब दिल्ली में भी अपनी सरकार बनाएगी। ऐसा ज्यादातर एग्जिट पोल्स का कहना है। बाकी जो फाइनल रिजल्ट्स होंगे वो हमें 8 फरवरी को देखने को मिलेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। डेट है आज की 6 फरवरी 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। पहला जो हमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करना है वो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में, आईबीसीए। दोस्तों, आईबीसीए जो है वो फोर्स में आ चुका है। दरअसल में पिछले साल, मतलब 2023 की अगर हम बात करें, तो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मैसूर के अंदर अनाउंस किया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। फाइनली अब ये आके फोर्स में आया है। दरअसल में 1973 के अंदर आप लोग जानते होंगे कि हमने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करी थी। उसके जब 50 साल कंप्लीट हुए, यानी कि 2023 के अंदर, तो हमने इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को यहाँ पे अनाउंस किया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये बिग कैट का मतलब क्या है यहाँ पे? दोस्तों, बिग कैट के अंदर ना दरअसल में टोटल 7 कैट्स आपको देखने को मिलती हैं, दैट इज टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और पूमा। ये टोटल 7 बिग कैट स्पीशीज को इसमें इंक्लूड किया जाता है जब हम बात करते हैं बिग कैट की। अब भारत में सारी की सारी नहीं पाई जाती। भारत में जो आखिरी दो है ना, जैगुआर और पुमा, ये नहीं पाए जाते। इसके अलावा टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और चीता, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इनके आईयूसीएन स्टेटस देखना चाहते हो, तो यहाँ पर मैंने सारे मेंशन भी कर रखे हैं। जैसे टाइगर का आपको एंडेंजर स्टेटस देखने को मिल जाएगा, लायन का आपको वल्नरेबल हो गया, लेपर्ड का आपको भी वल्नरेबल स्टेटस हो गया, स्नो लेपर्ड वल्नरेबल, चीता भी वल्नरेबल है, जैगुआर की बात करें नियर थ्रेटेंड आपको देखने को मिल जाएगा, प्यूमा की बात करें तो लीस्ट कंसर्न है। ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि जो टॉप 5 है, दैट इज टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और चीता, ये 5 इंडिया में आपको देखने को मिल जाएंगे, बाकी नहीं देखने को मिलते इंडिया के अंदर। चलो ठीक है सर, ये बात तो क्लियर हुई। अब यहाँ पर क्या होगा, आप नोटिस कर पाओगे, ये जो हमने अलायंस अभी फोर्स में आया ना, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसके माध्यम से ये होगा कि ये जो मैंने आपको 7 बिग कैट स्पीशीज बात करी, इनकी कंजर्वेशन के लिए अलग अलग देश साथ में मिलकर काम कर पाए, इनको प्रिजर्व कर पाए, इनके कंजर्वेशन प्रैक्टिस को हम आपस में कंसोलिडेट कर पाए, ये फोकस रहने जा रहा है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। तो आज के समय ना आपको इसके टोटल 5 कंट्रीज देखने को मिल रहे हैं, दैट इज निकारागुआ, इस्वातिनी, इंडिया, सोमालिया, लाइबेरिया। इन पांचों देशों ने रेटिफाई कर दिया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को एंड ये पांचों इसके मेंबर भी बन चुके हैं। बाकी 27 कंट्रीज कह रही हैं, उन्होंने कंसेंट दिया है कि वो आने वाले समय के अंदर इसको ज्वाइन कर लेंगे। इंपॉर्टेंट बात देखिए कि भारत का ही ये प्रोजेक्ट है एंड इसके हेडक्वार्टर्स भी आपको इंडिया के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। इसको जो एस्टेब्लिश किया गया था वो सरकार के द्वारा, यानी कि जो एनटीसीए है उसके द्वारा किया गया था 2024 के अंदर एक ऑर्डर के थ्रू, राइट। एंड प्लस एक बात जो आखिरी आपको ध्यान में रखनी है कि यार यहाँ पर वो देश तो इसके मेंबर बन ही सकते हैं जो इसकी रेंज है। रेंज मतलब जैसे वहां पर ये स्पीशीज पाई जाए, तो वो देश तो बन ही सकते हैं। पर अगर मान लो कोई ऐसी देश है जहां पर इन सातों में से कुछ भी नहीं पाया जाता,
क्या वो भी इसका मेंबर बन सकता है? द आंसर इज यस। अगर कोई ऐसा देश है जहां पर इन सातों में से कोई भी नहीं पाया जाता, बट वो चाहता है बिग कैट कंजर्वेशन के अंदर पार्टिसिपेट करना, वो सपोर्ट करना चाहता है इस चीज को, तो वो भी इसका मेंबर बन सकता है। तो ये कुछ बातें थी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में जो आपको जाननी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है आपका वी शॉट्स के बारे में। इसकी आप एक बार ना फुल फॉर्म अंडरस्टैंड करो। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। देखो पहले तीन वर्ड क्या है? वेरी शॉर्ट रेंज। तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि यार रेंज यहाँ पे छोटी होगी। और एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी आपके टारगेट्स होंगे उनको ये न्यूट्रलाइज करेगा। ये देखो ना पिक्चर के अंदर आप नोटिस करो। यहाँ से पता क्या हुआ? आपने क्या किया? आपके पास एक मिसाइल सिस्टम है, सरफेस से आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो एंड इस तरह से जाके हिट करेगा। तो दिस इज व्हाट? दिस इज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। एंड जैसा उसके नाम में था ना, वेरी शॉर्ट रेंज, तो दरअसल में आप नोटिस कर पाओगे इसकी मैक्सिमम रेंज आपको 8 किलोमीटर तक देखने को मिल जाएगी। एंड 4.5 किलोमीटर की हाइट तक ये टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। अब यहाँ पर अभी क्या हुआ है, जो डीआरडीओ है ना, इसने वी शॉट्स के इस तरह से 3 सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल्स यहाँ पे कंडक्ट किए हैं फ्रॉम चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। तो ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है शॉर्ट रेंज है, लाइट वेट है, बहुत ही आराम से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बल्कि एक इंसान भी इसको इस्तेमाल कर सकता है या छोटा एक ग्रुप भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, ताकि सामने कोई एनिमी एयरक्राफ्ट है, कोई हेलीकॉप्टर है, उसको यहाँ पे हिट करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा दिस इज सरफेस टू एयर मिसाइल और ये पोर्टेबल है, बहुत आराम से इसको कहीं पर भी आप कैरी कर सकते हो। इसको बनाया गया है आपकी रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद इन कोलैबोरेशन विद डीआरडीओ लेबोरेटरीज। तो डीआरडीओ का ही यहाँ पे काम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कुछ छोटे टारगेट्स होते हैं शॉर्ट रेंज के ऊपर, उनको ये काफी अच्छे से एंगेज कर जाएगा। बाकी आर्मी भी इस्तेमाल कर पाएगी, नेवी भी, एयरफोर्स भी, सब यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। अब आपको ध्यान में ये क्या रखना है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल है। दरअसल में ना यहाँ पर आपको इसके अंदर थ्रस्टर्स या जेट नोजल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये पता क्या करते हैं? ये बनाते हैं आपका मिनिचराइज्ड रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम। यानी कि मिसाइल की जो मूवमेंट है वो एयर के अंदर कंट्रोल में रहे, उसके लिए ये टेक्नोलॉजी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ इसके अंदर इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स भी है। यानी कि ये जो अपना मिसाइल सिस्टम है ये प्रॉपर जाके टारगेट को हिट करे बहुत ही प्रिसाइजली। उसकी वजह से यहाँ पर इसके अंदर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देखने को मिल जाएगा एंड उससे परफॉर्मेंस भी इसकी इनहेंस होती है। तो ये कुछ बातें थी वी शॉट्स के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है एमएसएमई के लिए क्या क्या अनाउंस हुआ है बजट के अंदर। देखो काफी सारे अलग अलग इनिशिएटिव्स अनाउंस हुए हैं, उनकी हमारे सामने डिटेल्स भी आई हैं, तो हमें थोड़ा सा इन इनिशिएटिव्स को भी अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। यूपीएससी ने पिछले सालों के अंदर प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं एंड मेंस के अंदर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है रिगार्डिंग एमएसएमई। तो ये टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। दोस्तों पहले पता क्या होता था? पहले यहाँ पर ना एमएसएमई की जो क्लासिफिकेशन थी दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे अभी के लिए जो लिमिट थी वो ये थी, और डिपेंडेंट थी दो चीज़ों के ऊपर, एक इन्वेस्टमेंट और एक टर्नओवर। होता क्या था? इन्वेस्टमेंट के अंदर जो लिमिट थी वो इस तरह से थी करोड़ के अंदर, कि अगर मान लो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है तो माइक्रो के अंदर आ गया, स्मॉल के लिए 1 से 10 करोड़ हो गया, मीडियम के लिए 50 करोड़, इस तरह से ये लिमिट्स थी। एंड सेम चीज़ टर्नओवर के रिगार्डिंग भी थी, वो भी 5 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़। अब इनको रिवाइज कर दिया गया है। रिवाइज मतलब लेटेस्ट अब ये हो जाएंगे, यानी कि माइक्रो का पहले जो एक था ना वो इन्वेस्टमेंट के लिए अब 2.5 करोड़ हो जाएगा, स्मॉल के लिए 25 करोड़ हो जाएगा एंड मीडियम के लिए 125 करोड़। इन टर्नओवर की बात करें तो यहाँ पर भी आप नोटिस कर पाओगे एक कॉरस्पॉन्डिंग टर्नओवर्स हैं। आप इनको याद करने के लिए ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो करंट लिमिट थी ना, अगर आपको वो याद है, तो इन्वेस्टमेंट में पहुंचने के लिए उसको आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो एंड जो आपकी टर्नओवर की लिमिट थी वहां पर जो करंट लिमिट थी उसको रिवाइज लिमिट तक पहुंचने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह से अब आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा करा क्यों गया? देखो एक्चुअली में पता क्या होता है, हम चाहते हैं एमएसएमईज के अंदर ज्यादातर अलग अलग आपकी जो कंपनीज हैं, एंटिटीज हैं, वो यहाँ पे आए इसके अंदर। ऐसा करने से क्या होगा ना, उनकी एफिशिएंसीज ऑफ स्केल जो होती है जिसको हम ईओएस के नाम से जानते हैं वो बढ़ पाएंगी। जब हम किसी चीज़ को बड़े लेवल पे प्रोड्यूस करते हैं तो उनकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, वो हम चाहते हैं। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हम यहाँ पे चाहते हैं एंड साथ ही साथ इनको कैपिटल का प्रॉपर एक्सेस मिल पाए, उसमें ये चीज़ हेल्प करेगी। इसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे इनको क्रेडिट गारंटी कवर जो है ना वो भी यहाँ पर इम्प्रूव किया जा रहा है। मैं आपको इसका भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्रेडिट गारंटी कवर का मतलब क्या होता है। दोस्तों पता क्या होता है कि एमएसएमईज को लोन मिले ना, पर दिक्कत क्या आती है ना, बैंक कई बार इनको लोन देने से थोड़ा कतराते हैं। तो यहाँ पर सरकार बोलती है कोई बात नहीं, अगर ये कल को लेटर से लोन रीपे नहीं कर पाए कोई प्रॉपर रीजन की वजह से, तो सरकार जो है, गवर्नमेंट है, वो यहाँ पर आपको लोन रीपे कर देगी। तो बैंक भी यहाँ पे कॉन्फिडेंटली एमएसएमईज को लोन दे देते हैं।
अभी के लिए ये जो लिमिट थी ना एक एमएसएमई को मिलने की, वो 5 करोड़ थी, पर इसको बढ़ाकर अब 10 करोड़ कर दिया गया है। इससे इनको जो क्रेडिट मिलता है, जो लोन मिलता है, वो आसानी से और बेहतर ज़्यादा अमाउंट में मिल पाएगा। तो इसको 1.5 लाख करोड़ यहाँ पे अगले 5 साल के अंदर यहाँ पर ये करने का कोशिश है, मतलब टोटल इतना यहाँ पे क्रेडिट इनको मिल पाएगा। साथ ही साथ स्टार्टअप्स के लिए भी ऑलरेडी ये 10 करोड़ था, ये जो मैंने बात कही ना क्रेडिट गारंटी कवर की, इसको बढ़ाकर अब 20 करोड़ यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, बाकी तो इससे आत्मनिर्भरता आएगी। एक्सपोर्टर एमएसएमईज की भी यहाँ पे हमने 20 करोड़ तक कर दिया गया है टर्म लोन्स, तो ये भी सब चीज़ें करी गई हैं। इसके साथ ही साथ आपके कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड बनेंगे, जैसे आपने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड देखा होगा, उसी तरह से एमएसएमईज के लिए भी आपको यहाँ पे, या जो आपकी इनफैक्ट माइक्रो एंटरप्राइज है उनके लिए आपको, जो उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर्ड होंगी, उनके लिए आपको 5 लाख तक के यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा फॉर द माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो 10 लाख इस तरह के कार्ड इशू करे जाएंगे। उसके अलावा आपका फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप, ये यहाँ पर स्टैब्लिश किया जा रहा है, ताकि एक नया फंड ऑफ फंड, ताकि कोई दिक्कत ना आ पाए किसी को भी विद रिगार्ड्स टू फंडिंग। तो 10,000 करोड़ का आपको ये फंड ऑफ फंड्स आपको देखने को मिल जाएगा। ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, एक फ्रेश कंट्रीब्यूशन इसमें देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको डीप टेक आप जानते हो, जो आने वाले फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं, उनके लिए काम करने के लिए हमने अलग से एक फंड यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप्स हैं उनको यहाँ पर मदद मिल पाए। इसके साथ ही दोस्तों, वो एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करने के लिए, खासकर जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स है ना, उनको एम्पावर करने के लिए एक नई स्कीम लॉन्च करी गई है, जिसके माध्यम से 5 लाख महिलाएं शेड्यूल ट्राइब जो होंगे, उनको 2 करोड़ तक का टर्म लोन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए भी यहाँ पे हमारा फोकस है, उसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिलकर यहाँ पे इस मिशन को रन करेंगी। इसके अलावा 2 सेक्टर्स का भी आपको ध्यान में रखना है। एक है आपका फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर। दरअसल में जो सेक्टर्स है ना, ये कहीं न कहीं आपको लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स आपको देखने को मिल जाएँगे। तो कोशिश यही है कि फुटवियर एंड लेदर सेक्टर से अच्छे खासे हम यहाँ पे लोगों को नौकरियाँ प्रोवाइड कर पाएँ। तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर स्कीम के माध्यम से लगभग 22 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, 4 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा एंड 1.1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसके अलावा टॉयज़, जो आपके खिलौने होते हैं, उस सेक्टर को डेवलप करने के लिए भी यहाँ पर आपका नेशनल एक्शन प्लान के अंतर्गत हम यहाँ पे इसको बिल्ड करेंगे। तो मेक इन इंडिया जो ब्रांड वाले टॉयज़ हैं, वो कैसे और बेहतर हो पाएँ, ये फ़ोकस यहाँ पे रहने जा रहा है। तो डेफ़िनेटली एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पे अनाउंस किए गए हैं। आगे आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज़ गोल्डन हेडेड सिस्टिकोला फाउंड इन माथिकट्टन शोला नेशनल पार्क। देखो, पहली बात तो आप लोग ये अंडरस्टैंड करो कि माथिकट्टन नेशनल पार्क ये आखिर है क्या? मुझे पता है थोड़ी प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो सकती है, पर थोड़ा-सा आप यहाँ पे आना केरला में। केरला में यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, ये वाली जो जगह मैंने पॉइंट करी है ना, दिस इज़ मथिकेटन शोला नेशनल पार्क एंड इसके बिल्कुल पास में ही आपको एराविकुलम नेशनल पार्क भी देखने को मिल जाएगा एंड आपका जो पंपदम शोला नेशनल पार्क है ना, ये बिल्कुल इसके पास में ही देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट ये जो मथिकेटन शोला नेशनल पार्क है ना, ये कनेक्टेड ही है इन दोनों के साथ। बाकी है तो ये केरला के अंदर, पर बिल्कुल ये एक तरह से केरला और तमिलनाडु के बीच में एक इंटर स्टेट बाउंड्री यहाँ पे शेयर करता है। अब ये जो एरिया है मथिकेतन शोला नेशनल पार्क, ये आपको वेस्टर्न घाट्स में पलक्कड़ गैप में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो शोला फॉरेस्ट होते हैं, आप जानते होंगे वेस्टर्न घाट से आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही शानदार लगते हैं, बहुत रेनफॉल वगैरह वाले एरियाज में होते हैं एंड इनकी जो आपकी स्टंटेड होते हैं, मतलब एवरग्रीन ट्रीज, तो बहुत आप लोगों ने पिक्चर्स वगैरह इसके रिगार्डिंग देखी भी होंगी शोला फॉरेस्ट की। साथ ही साथ दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, यहाँ से 3 स्ट्रीम्स आपको देखने को मिल जाएँगी। बेसिकली ये तीनों स्ट्रीम्स किसकी हैं? पनियार रिवर की आपको ट्रिब्यूटरीज़ देखने को मिल जाएँगी, जिसका नाम क्या है? उचिलकुथी पूज़ा, ठीक है, मथिकेतन पूज़ा एंड आपका मजानदार। ये जो 3 आपकी स्ट्रीम्स हैं, ये दरअसल में पनियार रिवर की ट्रिब्यूटरी है, जो कि इसके थ्रू मथिकेतन शोला नेशनल पार्क के थ्रू आपकी फ्लो करती हैं। एंड ये जो आपके शोला नेशनल पार्क है ना, मथिकेतन, ये आपका कार्डेमन हिल रिजर्व का ही एक हिस्सा आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो बातें हुई एंड इनफैक्ट यहाँ पर आपको मुथवन ट्राइब जो हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाएँगी। तो थोड़ा-सा हमने मथिकेतन शोला नेशनल पार्क के बारे में तो पढ़ लिया, पर अभी न्यूज़ में पता क्या है? न्यूज़ में ये है कि यहाँ पर एक हमने क्या देखा गया? एक बर्ड को यहाँ पे देखा गया, जो कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। इस बर्ड का नाम है गोल्डन हेडेड सिस्टिकोला। दरअसल में ये जो बर्ड है ना, बहुत लंबे समय के बाद, एक बहुत ही बड़े गैप के बाद यहाँ पे देखा गया है इसको। तो इस वजह से ये चीज़ न्यूज़ में आ चुकी है। तो गोल्डन हेडेड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे, इसका हेड आपको यहाँ पे गोल्डन देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट इनके हेड के ऊपर, नेक के ऊपर, चेस्ट के ऊपर भी इनको आपको गोल्डन ऑरेंज के प्लूमेज आपको देखने को मिल जाएँगे। इनफैक्ट इनकी जो बीक होती है ना, ये जो आपकी आपकी बीक है, ये थोड़ी-सी पिंक कलर की आपको देखने को मिल जाएगी। बैक के ऊपर इसका जो होता है, वो थोड़ा-सा आपको स्ट्रीक जो है, वो बैक के ऊपर आपको ब्लैक कलर की देखने को मिल जाएँगी।
अब इनका IUCN स्टेटस क्या है, दैट इज योर लीस्ट कंसर्न। ठीक है, और कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। ये ओमनीवोरस होते हैं, बेसिकली ये इनवर्टिब्रेट्स को खाते हैं, जैसे आपका इंसेक्ट्स, स्मॉल स्लग्स, उनको भी खा लेते हैं, एंड एट द सेम टाइम आपके जो ग्रास सीड्स होते हैं उनको भी यहाँ पे कंज्यूम कर लेते हैं। तो मेजरली आपको ग्रासलैंड्स के अंदर पाए जाते हैं इन द माउंटेन रेंजेस। इसके साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया एंड एशियन कंट्रीज इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। भारत के अंदर कौन सा एरिया हो गया, जो वेस्टर्न घाट्स वाला, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, इनमें पाए जाते हैं। पर अभी बहुत ही ज़्यादा लंबे समय के बाद देखे गए हैं मत्थीकेटन शोला नेशनल पार्क के अंदर। बाकी जो मैंने आपको चीज़ें थी वो बता दी। एक बात और ध्यान में रखनी है, इनको आइडेंटिफाई करना हो तो इनकी आवाज़ से, इनकी जो कॉल होती है उसके थ्रू यहाँ पे हम पहचान सकते हैं, एंड इनका IUCN स्टेटस आपका लीस्ट कंसर्न देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें थी गोल्डन हेडेड सिस्टिकोला एंड आपके मत्थीकेतन शोला नेशनल पार्क के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज गर्भिणी दृष्टि डेटा रिपोजिटरी। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, मैं आपको समझाऊंगा कि क्या मुद्दा है ये। देखो, पहली बात तो आप ये बताओ, क्या आपने कभी फेरेट्स के बारे में सुना है? ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ना, दरअसल में एक फेरेट की पिक्चर है। ठीक है, फेरेट क्या होता है? देखो, कई बार हमें लगता है कि यार ये फेरेट ना दरअसल में रैट्स या रोडेंट्स की कैटेगरी में आते होंगे, पर ऐसा नहीं है। बल्कि इनको ना ऐसा माना जाता है, जो फेरेट्स है ना वो काफी क्लोजली रिलेट करते हैं आपकी कैट फैमिली के साथ। ठीक है, अब ये जो फेरेट्स है ना, इनको रिसर्च के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्च मतलब आपकी जो बायोमेडिकल रिसर्च होती है। पता है क्यों? क्योंकि देखो यार, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी कि ह्यूमंस का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो काफ़ी हद तक मैच करता है फेरेट के रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। ठीक है? तो कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो, उसके रिगार्डिंग रिसर्च करनी हो, तो वो इंसानों के ऊपर हम रिसर्च नहीं करते, वो रिसर्च करते हैं हम फेरेट्स के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, ट्यूबरक्लोसिस, इनकी रिसर्च फेरेट्स पे की जाती है। आपकी मान लो वैक्सीन का इफेक्ट चेक करना हो, ड्रग टेस्टिंग करनी हो, या फिर और रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड जेनेटिक स्टडीज करनी हो, या फिर न्यूरोलॉजिकल स्टडीज करनी हो, वो सारे के सारे उसमें आपका फेरेट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है, क्योंकि रिसर्च इनके ऊपर करी जा सकती है। तो पहली बात तो अब ये है ना कि भारत एक डेडिकेटेड, प्रॉपर एक इंडिया की पहली फर्स्ट फेरेट रिसर्च फैसिलिटी यहाँ पर अपना करने जा रहा है। वी आर स्टार्टिंग विद दैट। ठीक है, दूसरा काम क्या है? दूसरा, हम गर्भिणी दृष्टि यहाँ पे ऑलरेडी जो प्रोग्राम था ना, उसके अंतर्गत हम एक प्रॉपर डेटा रिपोजिटरी बनाने जा रहे हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, हमारा ना एक प्रोग्राम है, गर्भिणी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है ना आपका ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये जो NCR बायोटेक क्लस्टर है, ये हैंडल करता है। पर ये है क्या? देखो, एक्चुअल में आप एक चीज़ नोटिस करते हो, हम चाहते हैं क्या? हम चाहते हैं मैटरनल हेल्थ इंप्रूव हो, चाइल्ड हेल्थ इंप्रूव हो। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास अलग अलग टूल्स होते हैं कि मान लो प्रीटर्म बर्थ तो नहीं हो रहा है ना, या और कुछ इस तरह के इश्यूज हैं। तो इस पर्टिकुलर जो हमारा गर्भिणी प्रोग्राम है, इसके माध्यम से हम जो आपकी मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ है उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आपको ये मिशन आपको देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर भी ना आप अलग अलग चीज़ें हो गया, आपकी वैक्सीन डेवलपमेंट हो गया, टेस्टिंग हो गया, ये सब चीज़ें करते हैं। अब इसको और बेहतर बनाने के लिए हमने पता क्या किया है? हमने गर्भिणी दृष्टि डेटा रिपोजिटरी यहाँ पे सेटअप करने जा रहे हैं। डेटा रिपोजिटरी से क्या होगा? सर, हमारे पास बहुत बहुत सारा डेटा होगा। हमारे पास डेटा होगा कहीं ना कहीं, जो हमने डेटा कलेक्ट किया होगा 12,000 प्रेग्नेंट महिलाओं से, न्यूबॉर्न से, पोस्टमार्टम मदर से, उनके बारे में, उनके, ठीक है, उनका क्लिनिकल डेटा, फोटोज, ये सब चीज़ें होंगी। उसके माध्यम से हमें कोई भी कुछ प्रेडिक्शंस करनी है, ट्रांसफॉर्मेटिव रिसर्च करनी है, मैटरनल हेल्थ केयर को बेहतर बनाना है, नियोनेटल हेल्थ आउटकम्स हमने इंप्रूव करने हैं, तो रिसर्च के अंदर बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है इस पर्टिकुलर डेटा रिपोजिटरी के थ्रू। तो ये यहाँ पर हम कर रहे हैं लॉन्च ऑफ गर्भिणी दृष्टि, जो कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ डेटा रिपोजिटरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट भी है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर ये दो जो मुद्दे हैं ना, जिसके माध्यम से हम अपने बायोमेडिकल रिसर्च को हम यहाँ पे और बेहतर कर रहे हैं, ये डेफिनेटली आपको पता होने चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर इस पूरे पूरे इनिशिएटिव्स को यहाँ पे देख रहा है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। तो ये जो मैं बात कर रहा था ना, पहली रिसर्च फेरेट रिसर्च फैसिलिटी यहाँ पे ओपन करी जा रही है। ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा के अंदर, मतलब ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। तो 3 जो इनिशिएटिव्स थे वो इकट्ठे यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे। राइट, तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स है, आप इनको पढ़ के इनका आंसर मुझे बता सकते हो कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था जल जीवन मिशन के बारे में। दोस्तों, जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च हुआ था, ताकि आपका फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन हम दे पाएँ सारे रूरल हाउस होल्ड्स को। यस, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो थी, वो 1893 के अंदर नहीं बल्कि 1784 के अंदर सर विलियम जोन्स के द्वारा सेटअप करी गई थी। ये ईयर की वजह से आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। मखाना बोर्ड की बात करें तो आंध्र प्रदेश के अंदर नहीं, ये बिहार के अंदर यहाँ पे इसको
एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो सर ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो गया। इसके अलावा भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की बात करें तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को यहाँ पे प्रमोट करना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल अपने आप में करेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।